नमस्ते। आज मेरे साथ अनिल नौरिया साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, एक्टिविस्ट। और आ, जब देश की बात आती है, देश की, मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, खास करके 1857 अंग्रेजों से लड़ाई, इस पूरी लेगेसी की, तो मेरे वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स, जहाँ पे अगर मुझे कुछ कभी कभी समझना पड़ता है, पूछना होता है, तो मैं इनके पास जाता हूँ। अनिल नौरिया साहब, दादा भाई नौरोजी का 200 साल उनके जन्म को हो रहे हैं, 4 सितंबर 1885। हम लोग थोड़ा 1-2 दिन लेट हैं, लेकिन कम से कम उनकी बात याद करना जरूरी। जी, 1825। 1825, माफ कीजिएगा, 200 साल पूरे हो रहे हैं। मैं एक बात ब्रीफली अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि फिर अनिल नौरिया साहब उसमें बताएंगे। 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, ब्रिटिश मतलब पार्लियामेंट के एमपी रहे, और एक सबसे बड़ी बात उन्होंने बहुत पहले ये कहा था, वो एक बोलते थे ड्रेन थ्योरी। वो बोलते कि किस तरह से ट्रांसफर ऑफ वेल्थ हो रहा, भारत को किस तरह से अंग्रेजों ने लूटा, उस पर उनकी थीसिस भी है, बहुत कुछ लिखा भी है उन्होंने। और 1917 में वो नहीं रहे हमारे बीच, मतलब एक लंबा अरसा हो गया है उसको, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी है। अनिल नौरिया साहब से मैं शुरुआत उसी से कर रहा हूँ। अनिल भाई, ये बहुत बच्चों के, जो आजकल के बच्चे हैं, उनको तो दादा भाई नौरोजी एक जनरल नाम कुछ लोगों को मालूम है हिस्ट्री में, लेकिन डिटेल में कि वो क्या किए थे, क्या किए थे, एक थोड़ा उस पर एक टिप्पणी कर दीजिए। फिर मेरे 1-2 प्रश्न होंगे जो मैं आपसे उस पर पूछ लूंगा। पहले दादा भाई नौरोजी के बारे में क्यों जानना हमारे लिए जरूरी है, इस भारत के ये आजादी की लड़ाई, और भारत को अगर समझना है मॉडर्न इंडिया को, तो उसके लिए दादा भाई नौरोजी को समझना अनिवार्य है। अनिल भाई साहब। जी, दादा भाई नौरोजी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वो बॉम्बे में ही पैदा हुए थे 1825 में। वहीं उनकी परवरिश हुई। उनके पिताजी का इंतकाल जल्दी हो गया था, तो उनकी माँ ने उनको उनकी परवरिश की, और वो प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स तक बने एल्फिंस्टन कॉलेज में। एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूशन तब वो कहलाता था बॉम्बे में। और वो जो स्किल्स थे वो उन्होंने इस्तेमाल किए आगे जाके, उस पर हम बात करेंगे। इस बीच में बॉम्बे में ही उन्होंने इंस्टीट्यूशन सेटअप किए। जिन दिनों मूवमेंट कुछ फीमेल एजुकेशन की चल रही थी, उन्होंने खुद कुछ लोगों के साथ मिलके 6 स्कूल्स बॉम्बे में शुरू किए। और फिर आगे जाके वो जब इंग्लैंड गए तो वहाँ 1855 में, तो वहाँ वो कमर्शियल फर्म में गए थे, लेकिन वहाँ से वो अलग हो गए और फिर अपनी कमर्शियल फर्म सेटअप करी। पर उनकी दिलचस्पी ये उस टाइप के प्रॉफिट मेकिंग कॉमर्स में इतना नहीं था, जितना इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशंस बन रहे थे उन पे था। और जब ये फैमिन हुआ, सीरीज ऑफ फैमिन्स हुआ 19th सेंचुरी में, उड़ीसा में तो 1/3 पॉपुलेशन खत्म हो गए। तो जब ये उनका इंटरेस्ट पॉवर्टी पे गया कि पॉवर्टी, इंडिया में पॉवर्टी क्यों है इतनी, और वो इस 2 नतीजे पे पहुंचे कि एक तो ये यहाँ से एक्सट्रैक्शन ऑफ सरप्लस हो रहा है रेगुलरली, और उसका इंडिया को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और दूसरा, यहाँ की जो सिविल सर्विस है वो बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव है। आईसीएस यानी कि पूरा अनरिस्पॉन्सिव है सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी हिंदुस्तान की नीड्स की तरह। तो उनका शुरुआत में तो ये डिमांड थी कि ये आईसीएस में इंडियन रिक्रूटमेंट बढ़ाया जाए। और उन दिनों एग्ज़ाम खाली वहीं होता था इंग्लैंड में, और यहाँ से इंडियंस को जाना पड़ता था वहाँ इम्तहान देने के लिए। वो सबके लिए संभव नहीं था। तो उनका कहना ये था कि हिंदुस्तान में भी साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन। ये तो खैर एक प्रोसीजरल बात थी, पर उनकी जो स्टडी शुरू हुई पॉवर्टी पे, तो वो उस नतीजे पे पहुंचे कि ये पॉवर्टी का मेन कारण जो है वो ये है कि हमारी जो सरप्लस जनरेट होता है हिंदुस्तान में, वो इंग्लैंड में चले जाता है। उसकी बड़ी डिटेल्स है, उन्होंने कई पूरी लेख लिखने शुरू किए 1867 ऑनवर्ड्स। और वो जाके बार बार उन्होंने पैम्फलेट्स, लेख वगैरह लिखे, और अल्टीमेटली उनकी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में छपी।
और इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हुआ, सब हिंदुस्तान के सब फ्रीडम फाइटर्स पे इसका इन्फ्लुएंस हुआ। गांधी जी पे हुआ, लाजपत राय पे हुआ, मदन मोहन मालवीय के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल आइडियाज भी वहाँ से। औरबिंदो ने कहा है कि बंगाल में जो स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई उसका उस पे असर एक किताब का पढ़ा जो एक महाराष्ट्रियन ने बंगाल, जो एक महाराष्ट्रियन बंगाल में रहते थे, देवस्कर, उन्होंने एक किताब लिखी देशेर कथा, और वो किताब नौरोजी और विलियम डिग्बी और आरसी दत्त की राइटिंग्स पे बेस्ड थी, और वो इतनी मशहूर हो गई बंगाल में कि स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 में चली उसका वो अरबिंदो के मुताबिक उस किताब का बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन था। तो ये तो दादा भाई नौरोजी का तो ऑल परवेसिव इन्फ्लुएंस हमारे फ्रीडम स्ट्रगल पे रहा। और उन्होंने जो किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी, उसमें तो उन्होंने डिटेल में जाके हर प्रांत की फिगर्स और पंजाब की स्टेटिस्टिक्स तक उन्होंने एनालाइज करे। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसमें जाएंगे तो बहुत हमें टाइम लग जाएगा। लेकिन मुख्य बात मैं ये बता दूं कि उनके कंट्रीब्यूशंस अगर हम क्लासिफाई करें कैटेगरीज में, तो एक तो मान के चले कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म, दूसरा पॉवर्टी स्टडीज के वो प्रोजेनेटर थे, हिंदुस्तान में पॉवर्टी स्टडीज उन्होंने ही शुरू की। तीसरा पॉलिटिकल नेशनलिज्म, जवाहरलाल जी ने भी उनको कहा है कि ही वाज द फादर इन अ वे ऑफ द कांग्रेस। हालांकि टेक्निकली इट इज ह्यूम दैट इज द नोन एज द फाउंडर, बट जवाहरलाल जी हैज रिटन दैट ही इन अ वे दादा भाई वाज द फादर, क्योंकि 1885 में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा। और एनी बेसेंट ने लिखा है कि एक कांग्रेस के बनने से एक साल पहले मद्रास में एक मीटिंग हुई जिसमें दादा भाई मौजूद थे और 16 और लोग, और उन्होंने तय किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। खैर इसके कई वर्जन हैं, क्योंकि बंगाल में भी कई एक्टिविटीज हो रही थी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी वगैरह, उन्होंने भी कुछ इंडियन एसोसिएशन बनाया हुआ था 1875 ऑनवर्ड्स। तो ये सब जितनी एक्टिविटीज थी ये मर्ज होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी, और उसमें दादा भाई का बहुत रोल रहा। और 1886 में जब दूसरा सेशन हुआ कलकत्ते में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, पहला सेशन फाउंडेशन का तो बॉम्बे में हो गया था, दूसरा सेशन कलकत्ते में हुआ, उसके प्रेसिडेंट दादा भाई थे। और 2 बार वो फिर और प्रेसिडेंट बने, एक 1893 लाहौर में और दूसरा 1906 फिर कलकत्ते में। वो सेशन के बारे में हम बात करेंगे, बहुत बड़ा 1906 का जो सेशन हुआ कलकत्ते का, उसका तो असर इतना ज़्यादा हुआ कि हज़ारों लोग वहाँ इकट्ठे हो गए उस सेशन के लिए। उस पार्क में, रूसा रोड पार्क के खैर टॉलीगंज में इतनी कैपेसिटी नहीं थी जितने लोग, हज़ारों लोग वहाँ आ गए, और इतने वेल अटेंडेड सेशन था। सुब्रमण्य भारती तमिलनाडु से आए, CF एंड्रूज वहाँ थे, राजेंद्र बाबू वॉलंटियर थे जो बाद में जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, वो उस सेशन में वॉलंटियर थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने तो अपना नाम विड्रॉ कर लिया था जब दादा भाई का नाम एज प्रेसिडेंट आया। तो दादा भाई was universally respected by all sections of the political spectrum, और that is why he came to be known as the grand old man of India। और जब 1893 का लाहौर में सेशन हुआ तो जो उनका जो प्रोसेशन दिल्ली से निकला, 400 कैरेजेस तो चांदनी चौक से निकले, और जब उनकी ट्रेन दिल्ली में पहुंची तो वर्कर्स, दिल्ली के वर्कर्स ने वो ट्रेन ग्रीट की दोनों तरफ खड़े होके जैसे ही वो दिल्ली में एंटर करी। तो क्योंकि दादा भाई का ये हो गया था कि ये वर्कर्स और पेजेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। और उसके बाद लाहौर में भी पूरा अनारकली बाजार तो ऐसे था जैसे मैजिकल एयर थी पूरे, जैसे वो वहाँ आए लाहौर में। और मुस्लिम्स ऑफ लाहौर हैड अ स्पेशल वेलकम फॉर हिम, और वहाँ की जो रिसेप्शन कमेटी थी वो वहाँ के सरदार दयाल सिंह मजीठिया जो ट्रिब्यून के फाउंडर हैं, he headed that reception committee. So it was a huge thing,
और बड़ी डिटेल में हम जाके इसके बारे में बात कर सकते हैं, पर टाइम कम है। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि 1904 में एम्स्टर्डम में एक सेशन हुआ, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, वो दादा भाई ने अटेंड की और ही वाज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन एंड अ ग्रेट वेलकम। उसमें रोसा लक्समबर्ग और कार्ल काउत्स्की और जॉन वारेस, ऐसे कई कई उस जमाने के लीडिंग यूरोपियन और रशियन सोशलिस्ट और पोलिश सोशलिस्ट, वो सब मौजूद थे। और हाइंडमैन ब्रिटिश सोशलिस्ट थे, जिनका बताया जाता है कि ही वॉज अ कॉमन फ्रेंड ऑफ कार्ल मार्क्स एंड दादा भाई। तो दादा भाई को समझने के लिए तो ये भी समझना है कि गांधी जी पे उनका बहुत बड़ा असर पड़ा, क्योंकि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी पहुंचे तो गांधी जी ने दादा भाई को एक चिट्ठी लिखी, जो दादा भाई तब लंदन में थे, उनको चिट्ठी लिखी, देखिए मैं तो अब यहाँ बहुत यंग हूँ और यहाँ के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, दे आर बियॉन्ड माई एबिलिटी, आई नीड योर गाइडेंस, और I shall be grateful for your advice and how I should proceed. And your advice will be received as from a father to his child. ये एक गांधी जी की चिट्ठी दादा भाई के नाम। और बाद में दादा भाई ऑलवेज गाइडेड हिम। और जब गांधी जी लंदन गए 1906 में, तो दादा भाई वेंट विद हिम टू मीट दी ब्रिटिश लीडर्स। तो दादा भाई हैड अ ग्रेट। और फिर जब गांधी जी वापस आते हैं हिंदुस्तान 1915 में, सो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स ही डज इज टू कॉल ऑन दादा भाई। और जब दादा भाई के डेथ होता है 1917, 30 जून 1917 में, तब वेरी अप्रोप्रिएटली, क्योंकि दादा भाई का इतना एफर्ट गया पेजेंट्स की प्रॉब्लम्स था समझने में, हिंदुस्तान के पेजेंट्स की हालत क्या है, तो उस दिन जब डेथ होती है दादा भाई की, तो उस दिन गांधी जी चंपारण में हैं। और जो कॉन्डोलेंस मीटिंग विच गांधी जी प्रिजाइड्स ओवर इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, वो दैट इज इन हेल्ड इन मोतीहारी। तो ये एक बहुत बड़ा सागा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का। और मैंने जिक्र किया था लाहौर सेशन का, वहाँ जो क्राउड्स ने दादा भाई को हेल किया, हिंद ना दादा, द ग्रैंडफादर ऑफ दादा ऑफ हिंद, ग्रैंड ओल्ड मैन का ट्रांसलेशन, हिंद ना दादा। तो दीज आर द ब्रॉड थिंग्स। और फिर उनके डिटेल में क्या क्या इश्यूज थे स्वराज का। सबसे पहले फ्रॉम अ कांग्रेस प्रेसिडेंशियल रोस्ट्रम, Dada Bhai spoke of Swaraj in the Calcutta session 1906, or constitutional reform, separation of judiciary from the executive, जो आज भी हम कह रहे हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव का इतना ज़्यादा असर है जुडिशरी पे। तो ये सब चीज़ें वो तब कह रहे थे। और यहाँ तक कि रिप्रेजेंटेशन इन दी ब्रिटिश पार्लियामेंट, उन्होंने कहा इंडियंस का होना चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन इज वेरी नेसेसरी। आज भी रिप्रेजेंटेशन पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ठीक से हिंदुस्तानी लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा है। तो now I'll just stop and wait for you to put a question. मैं एक दो क्वेश्चन एक साथ कर ले रहा हूं, मतलब जिससे फिर आप उसको करके विल क्लोज इट। पहला मैं इसलिए पूछ ले रहा हूं कि आज रेलेवेंस ऑफ दादा भाई क्या ही इज मोर रेलेवेंट बिकॉज जो टाइम इस समय हिंदुस्तान फेस कर रहा है उसका एक। और दूसरा मैं जरा एक चीज और स्पेसिफिकली समझना चाहूंगा, क्योंकि दादा भाई इज वन जिनका मैंने जब देख रहा था तो ही हैज अ स्ट्रीट इन मुंबई, बहुत जगह नाम भी है, नौरोजी नगर है, दिल्ली में भी है, कराची में इनके नाम से स्ट्रीट है, लंदन में है। इनका ऑन द सेकुलरिज्म एंड सोशल रिफॉर्मर, इन दो चीजों पे भी अगर आप थोड़ा कुछ बता सकें, और आज उनकी रेलेवेंस क्यों इंपॉर्टेंट है इन दी प्रेजेंट टाइम्स, उसको थोड़ा अगर संक्षेप में मुझे अनिल भाई बता सके मेरे दर्शकों को। सेक्युलरिज्म की बात यह है कि 1890 जो उनके 3 प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस हुए, सब पे उन्होंने यूनिटी और फेलो फीलिंग पे जोर दिया। और उनके वर्ड्स ये हैं कि वो कहते हैं इस पॉइंट पे कि मेरा लाइफ का पर्पस ये रहा है कि हिंदुस्तानियों को एक
फेलो फीलिंग की महसूस हो एक दूसरे की तरफ से, क्योंकि पुअर के लिए तो वो काम कर ही रहे थे। तो एनीवन वो कहते हैं, मैं उनको कोट करता हूँ 1893 के लाहौर एड्रेस में, anyone who has watched my public career must have seen that my main underlying principle and the desire of my heart is to promote as far as I can good fellow feeling among all my countrymen. Or again, the highest wish of my heart is that all the people of India should regard and treat each other as fellow countrymen with fellow feeling for the good of all. और उनका फाइनल मैसेज ये था कि be united, persevere and achieve self-government so that the millions now perishing by poverty, famine and plague and the scores of millions that are starving on scanty subsistence may be saved. तो उनका कहना ये था कि स्वराज का पर्पस ही ये है कि जो स्कोर्स ऑफ मिलियंस स्कैंटी सब्सिस्टेंस पे रह रहे हैं वो बच सके। ये स्वराज का ऑब्जेक्ट है। अब मैं सोशल रिफॉर्म पे आने से पहले एक बात और आपको बताना चाहता था कि उनका कहना ये था एजिटेशन के बारे में कि देखिए एजिटेशन द होल लाइफ ऑफ इंग्लैंड, ये उन्होंने अपने 1906 के एड्रेस में कहा कि he emphasized the need for agitation as the whole life of England every day is all agitation. Agitation according to Dadabhai meant to inform. Inform करना agitation का purpose है। Inform क्या? कहते हैं inform the Indian people what their rights are and inform the British people of the rights of the Indian people and why they should grant them. He insisted that India's emancipation depends on a thorough political union among the Indian people of all creeds and classes. तो यहाँ तो ये बात सेक्युलरिज्म की तो क्लियर है कि उनका प्लूरलिस्टिक विजन था कि इंडिया क्या होना है। अब सोशल रिफॉर्म की जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लीडर्स का ये अंडरस्टैंडिंग था कि दिस ऑर्गेनाइजेशन विल कॉन्सेंट्रेट ऑन पॉलिटिकल इश्यूज, और वो इसलिए कि अगर आप सोशल रिफॉर्म भी इसमें लाते हैं तो हर कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स हर कम्युनिटी शायद ये ना चाहे कि उसकी प्रॉब्लम दूसरी कम्युनिटी के लोग तय करें। तो उनका ख्याल ये था कि बेसिकली दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू concentrate on common issues concerning the nation as a whole। पर इसका मतलब ये नहीं है, जो गलतफहमी लोगों में कभी कभी हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोशल इश्यूज एक्सक्लूड कर रहे थे। उनका कहना ये था कि जो उन्होंने 1906 के एड्रेस में भी कलकत्ता कांग्रेस में कहा, लास्टली द क्वेश्चन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। उन दिनों इंडस्ट्री जब इस्तेमाल होता था तो दैट इंक्लूडेड लेबर, इंडस्ट्रियल क्वेश्चन मेंट इंक्लूडेड लेबर क्वेश्चन। तो उसमें वो कहते हैं कि द क्वेश्चन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, ईच ऑफ देम नीड्स इट्स ओन earnest body of workers, each requires for it separate devoted attention। और यहाँ ये मार्क कीजिए, all the three great purposes, political, social and industrial, must be set working side by side. The progress in each will have its influence on the others। तो यही मेरे ख्याल से करेक्ट रैशनल पोजीशन थी, और ये उन्होंने फॉर्मुलेट की कि प्रोग्रेस इन ईच ऑफ दीज फील्ड्स विल हैव इट्स इम्पैक्ट ऑन द अदर। और यही जी, तो ये आई थिंक दैट डील्स विद द क्वेश्चंस यू पुट। थैंक्स सो मच अनिल भाई। और मतलब मुझे लगता है कि ऐसे इन लोगों को याद करना, मतलब इट इज हम सब लोग को अनुग्रहित होना चाहिए। वी मस्ट बी थैंकफुल फॉर द पीपल। उन्होंने जिस देश की डेस्टिनी बनाई, और आज शायद रेलेवेंट इसलिए है कि हम सब लोग अपनी उस लिगेसी को भूलते जा रहे हैं। मालूम नहीं किस चीज में जा रहे हैं, इस पे किसी और दिन चर्चा होगी आपसे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल दिस डिटेल्स। बहुत बहुत धन्यवाद।
may I add one point? If you don't mind? Yeah, of course, of course. That is that you see, if you allow your own history to be erased, अगर हम अपने हिस्ट्री को मिट जाने दें, तो वो जो जगह खाली होती है, that is filled up by all kinds of rumors, suspicions, erroneous assumptions, वगैरह, and that leads to misunderstandings among the people. तो ये बहुत ज़रूरी है कि we keep our own legacy and our history alive. और इस पे बहुत और काम करने की ज़रूरत है. मैं समझता हूँ कि throughout the year we must take दादाभाई नौरोजी and that kind of legacy to the people of India. जी जी. और मैं चलते चलते दर्शकों को बता दूं कि एक दिन अनिल जी को पकड़ के, क्योंकि अनिल जी हैज डन अ ट्रेमेंडस वर्क ऑन बादशाह खान एंड इट इज वेरी नियर टू हिज हार्ट आल्सो, तो एक दिन उस पे भी अलग से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये हम लोग को अनुग्रहित, मतलब वी एट टाइम्स हमें लगता है हम लोग बड़े थैंकलेस लोग हैं जिनको अपनी इस लोगों के बारे में याद भी नहीं करते हैं. तो एक दिन उसके लिए अनिल जी आप अलग से जी हाँ, जी जी जी. थैंक्स सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद.